हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज का वीडियो टॉप 30 जीके का पार्ट 3 है। इस वीडियो में हम बताएंगे एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन 61 से लेकर 90 तक, जो क्या कर विशेष करके ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम के लिए बनाया गया है। और ये क्या है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके में पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, डैश ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी। ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी महेंद्र, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी बिंबिसार। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मौर्य शासक अशोक ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश पर विजय थी, जो उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। ठीक है, मतलब किस जगह था। तो सबसे पहले कलिंग जो है मतलब किस जगह पर स्थित है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में। कलिंग की लड़ाई में क्या होगा, तो अशोक जो क्या था उसके बाद वो ये तय किया था कि वो इसके बाद कभी युद्ध नहीं लड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने डैश के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। ठीक है, बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था, तभी तुरंत बताए थे कलिंग युद्ध के बाद अशोक क्या बोला था, इसके बाद कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बौद्ध धर्म को मानने लगा था। अगला क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध के सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ने के बाद बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था, मतलब कलिंग की लड़ाई कब हुई थी, तो 261 बीसी में, 261 बीसी में कलिंग की लड़ाई लड़ी गई थी उड़ीसा में। ठीक है, अगर यहाँ पे कि कलिंग की लड़ाई का वर्णन कहाँ मिला गया है, तो 13वें शिलालेख में वर्णित है। ठीक है, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 65, चंद्रगुप्त का पुत्र ठीक है डैश मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था, उसका पुत्र कौन था, तो यहाँ हो जाएगा बिंदुसार। ठीक है, दूसरा मौर्य वंश का शासक था बिंदुसार। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, सम्राट अशोक का डैश पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, अशोक मतलब अशोक किसके बाद शासन पर बैठे थे, तो मतलब यहाँ था कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी। ठीक है, सम्राट जो था किसका मतलब अशोक किसका उत्तराधिकारी था, यह हो जाएगा बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था, और अशोक का उत्तराधिकारी बिंबिसार। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 68 में, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभ और पत्थर के तख्तों पर अपने डैश आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया, ताकि उससे लोग तदनुसार आचरण कर सके। ठीक है, अपने कितना टोटल आदेश था इसको उत्कीर्ण करके राज्य में स्थापित करवाए थे। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 13वें में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया था। नेक्स्ट अगला है 69 नंबर क्वेश्चन है, महान सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है। ठीक है, अशोक मौर्य वंश यूनान से आया था। ठीक है, यूनान से आया था।
सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या होता है, भारत आया था। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष उत्तराधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को डैश कहा जाता है। ठीक है, इन अधिकारियों को डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रज्जुक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक में का विषय है। ठीक है, किस राजा के बारे में मुद्रा राक्षस में लिखा गया है, इसके बारे में है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मुद्रा राक्षस में लिखा गया है। बोलते इसके रचयिता कौन थे, तो विशाख दत्त थे। ठीक है, विशाख दत्त ने इसके बारे में लिखा था। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ को, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश को शुंग वंश ने समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 77, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 78, जो क्या है कि मौर्योत्तर काल से संबंधित क्वेश्चन है। कनिष्क किस वंश से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित। ठीक है, कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हो जाएगा 79 नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क डैश वंश का सम्राट था। तो कनिष्क भी तुरंत बताए थे कुषाण वंश का सम्राट। दोनों क्वेश्चन सेम ही है। अगला क्वेश्चन है 80, शक युग का आरंभ हुआ था। ठीक है, शक युग का आरंभ कब से हुआ था। 78 ईस्वी में हुआ था। शक युग का आरंभ हुआ था 78 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 81 नंबर, कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर डैश थे। कुषाण राजा में सबसे मशहूर कनिष्क थे, जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कुजुल कटफिश जो था लेकिन इस वंश का संस्थापक था। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो राजधानी पुरुषपुर थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है, ईसा पूर्व डैश शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में। ठीक है, कि पहली शताब्दी में। तीसरे नंबर क्वेश्चन कहता है, ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा डैश ने लिखा था। ठीक है, हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा किसने लिखा था, तो कलिंग नरेश खारवेल ने इस लेख को लिखवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 84, गुप्त या गुप्तोत्तर साम्राज्य के बारे में है। हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन थे। हर्षवर्धन के कवि कौन थे, बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के राज कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए व उसके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता है। मतलब हर्ष की मृत्यु के बाद कौन आए थे। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 86, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार किया था। तो गुजरात तक विस्तार किया था 390 ईस्वी। ठीक है, 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार किया था किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन है, चीनी यात्री इत्सिंग डैश में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। ठीक है, इत्सिंग कहाँ से मतलब रह कर संस्कृत सीखा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए ताम्रलिप्ति, ठीक है, ताम्रलिप्ति में रहकर संस्कृत सीखा था। 88 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहाल पाल राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने डैश पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया था, तो कन्नौज, ठीक है, कन्नौज के पर क्या आधिपत्य जमाने के तीनों ने युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन सांग किसके शासनकाल में आया था? तो वेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है, 627 में आया और 643 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 90, लास्ट क्वेश्चन, डैश एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया। 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध था। तो तुरंत बताए थे, हर्षवर्धन शासनकाल में आया था, कौन था? तो वेन सांग, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से जुड़ सकते हैं, और साथ ही अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।